बीच में क्लिक करें। चलो आओ चलो, अच्छे से पहले आ जाओ, देखिए मजा आएगा। नमस्कार सभी योग प्रेमियों एवं योग साधकों एवं योग के प्रति स्नेह रखने वाले सभी महानुभावों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। मैं किशन विश्वकर्मा, योग साधक वाराणसी से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज का विषय हमारा योग का जो है वह यह है कि योग करने से पूर्व आपकी शारीरिक और मानसिक क्या तैयारियां होनी चाहिए तथा कोविड-19 के प्रति जो हमारे मन में, जो हमारे हृदय में जो हमें भय बैठ गया हुआ है, उन भय से कैसे मुक्ति पाएँ। इन मुक्ति के लिए भी हमने एक छोटा सा सेशन रखा हुआ है। इस 1 घंटे के सेशन के बीच मैं आप लोगों के बीच 3 विषयों पर बात करूंगा कि योग करने से पूर्व आप मानसिक रूप से कैसे तैयार हों, शारीरिक रूप से कैसे तैयार हों तथा आप कोविड-19 के प्रति जो भय हमारे मन में बैठ गया है या जो भ्रामक प्रचार प्रसार का शिकार होना पड़ रहा है, उनसे हम कैसे मुक्ति पाएँ। तो इन्हीं के साथ में अपनी क्रियाओं को प्रारंभ करते हुए एक सूक्ष्म प्रार्थना तत्पश्चात क्रियाओं की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए सभी लोग ज्ञान मुद्रा, सुखासन, एक पादासन या इस प्रकार से पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड को अपने स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। सर को सीधा, गर्दन सीधी, आँखों को कोमलता के साथ बंद रखें। चेहरे पर एक हल्का प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, अर्थात आपके ललाट पर, फॉरहेड पर किसी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव न हो। तो आँखों को अपने बंद करें। सबसे पहले गहरा लंबा श्वास खींचें। पूरी श्वास को शनय शनय धीमे धीमे खाली कर दें। ध्यान रहे सांस जब हम खींचेंगे तो सर्वप्रथम पेट में श्वास को भरें, पेट फूले, फिर सीना अर्थात फेफड़ों, डायफ्राम, लंग्स में श्वास को भरेंगे, फिर कंठकूप तक श्वास को भरें। जब श्वास को खाली करें तो गले से, फिर डायफ्राम से, फिर पेट को अंदर संकुचित करते हुए पूरी श्वास धीरे धीरे खाली। पुनः गहरा लंबा श्वास खींचिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को कोमलता के साथ रब करेंगे, आपस में घर्षण और उसमें ऊर्जा और उष्मा उत्पन्न करेंगे। तत्पश्चात अपने
चशु पर अर्थात आँखों पर रखेंगे। धीमे धीमे अपने चेहरे का मालिश नुमा हल्का सा हाथ को नीचे करते हुए कोमलता के साथ आँखों को खोलें। अब हमारी जो प्रथम सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे विषय जो थे, जो हमने विषय रखा हुआ था स्पेशली योग करने से पूर्व शारीरिक एवं मानसिक तैयारी तथा योग के प्रति अपने स्नेह भाव को बढ़ाते हुए हम लोग सबसे प्रथम आजकल के परिवेश में करते क्या है कि आसन और प्राणायाम डायरेक्ट ही करने लगते हैं। हम कहीं से भी आए बैठें और आसन प्राणायाम करने लगें, हमारी मानसिक स्थिति वैसे तैयार नहीं रहती है, ना ही शारीरिक स्थिति, और हम तुरंत ही योग का प्रदर्शन करने लगते हैं। तो इनसे थोड़ा सा हम और ऊपर की ओर उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे एक ईश्वर के चरणों में आप जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तो उसके पूर्व आप तैयारी करते हैं, आप नहाते धोते हैं, पूजा करने के लिए सारे सामान लेते हैं और अपने आप को स्वच्छ करते हैं, मन की स्थिति बनाते हैं कि हमको पहले से पूजा करना है, दर्शन करनी है और ईश्वर परिधान करनी है। तो वहाँ पर आप धीमे धीमे जाते हैं, तो अपने सारे श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम योग करें तो अपने आप अपने मन मस्तिष्क को एक श्रद्धा भाव से पूर्व में ही तैयार करेंगे। तो तैयारी के प्रति आपको क्या करना है, जैसे हमने शुरू में बैठा, हमने तो एक आसन लगाया, आसन लगाने के बाद उस पर बैठें, स्वच्छ कपड़े पहने, सुबह का आपने नित्य क्रिया किया। तो सर्वप्रथम मानसिक तैयारी की ओर इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। मानसिक तैयारी में क्या करना है, आपको पहले से तैयार रहने के लिए योग करने से पूर्व पहले से तैयार होने के लिए आपको कुछ मंत्रों का उच्चारण, ओम की ध्वनि तथा श्वासों की क्रिया करनी है। जब आप योग के मुद्रा में बैठें या योग करने या कोई भी सूक्ष्म व्यायाम आदि करने बैठें, तो सर्वप्रथम आप योग के लिए खुद को तैयार करें। खुद को तैयार कैसे करेंगे, मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से जब हम बैठेंगे तो सर्वप्रथम ओम की ध्वनि करेंगे, आँखों को बंद करके 2 से 3 बार ओम की ध्वनि कर सकते हैं, या जिस भी आराध्य देव को आप मानते हो, अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ पे धर्म का कोई बात नहीं है, आप जिस किसी को भी मानते हो उसे याद करेंगे कुछ पल आँखों को बंद करके, और तत्पश्चात अपने श्वासों पर कुछ पल ध्यान लगाएंगे। श्वासों को लेंगे, छोड़ेंगे और उनको बंद आँखों के द्वारा अपने धारणा शक्ति के द्वारा उनको देखने का प्रयत्न करेंगे। इसके पश्चात अपने मन में भय का अभाव करेंगे। भय का अभाव कैसे करेंगे, जैसे हम कभी भी योग करने बैठते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में कभी कभी भय रहता है, या ज़्यादा वस्तुओं को अपने साथ, भौतिक वस्तुओं को अपने साथ समेटते हैं जब हम, तो उन भौतिक वस्तुओं के साथ ऐसा होता है कि हमारे पास मोबाइल ही है या कुछ गाड़ी या और भी भौतिक सुख साधन जब हम साथ में रखते हैं तो हमारे पास एक भय रहता है कि हम आंख बंद करेंगे तो कोई उठा के ले न जाए। तो इस प्रकार से जब आप योग करने बैठें तो कम से कम संसाधनों का प्रयोग करें ताकि आपको भय से मुक्ति मिले। जब आप भय रहित होकर योग करेंगे तो आपकी साधना और धीरे धीरे प्रौढ़ होती चली जाएगी, और मन मस्तिष्क में अपने स्वास्थ्य की कामना करेंगे। स्वास्थ्य की कामना, जब आप स्वस्थ होने के लिए योग करने बैठते हैं तो मन मस्तिष्क में एक पॉजिटिव थिंकिंग, आपके सकारात्मक विचार होने चाहिए कि आप जो भी क्रिया करने जा रहे हैं उससे आपको आरोग्यता, उससे आपको स्वस्थता, उससे आपके अंदर दिव्यता, तेज, ऊर्जा और भारी मात्रा में आपके अंदर ऑक्सीजन, बल, बुद्धि, ये सारे आपके अंदर धीरे धीरे समाहित होने लगेंगे। तो इस कामना से सकारात्मक सोच के साथ करें योग। अपने मन मस्तिष्क को इस प्रकार से बनाएं कि सकारात्मक सोच या जो भी हम करने जा रहे हैं उससे हमें आरोग्यता हासिल होगा, अर्थात स्वस्थता की ओर हम बढ़ेंगे। इसके बाद मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। एकाग्र करने का प्रयास किस प्रकार करेंगे, जब हम योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठें योग करने से पूर्व, तो गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे और उन श्वासों के बीच आप सभी श्वासों को आता हुआ जाता हुआ देखने का प्रयास करेंगे, और एक सकारात्मक सोच मन में यह विचार करेंगे कि हर एक जाती हुई श्वास हमारे अंदर से सभी निराशा, सभी कुंठा, सभी दुर्भाग्यता, सभी दुर्बलता, सभी आपके नकारात्मक तत्वों को शरीर में जो है उनको बाहर ले जा रही है। जो सांस हमारे शरीर में आ रही है उन
श्वासों के द्वारा हमारे अंदर दिव्यता, हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर बल, हमारे अंदर बुद्धि, हमारे अंदर स्वस्थता, हमारे अंदर आरोग्यता का समाहित और समावेश कर रही है। तो कोशिश करेंगे कि हर एक जाती हुई श्वास को देखें और उनके साथ एक सकारात्मक सोच को आप अपने अंदर प्रवेश कराएं और हर एक जाती हुई श्वास आपके अंदर के सभी नकारात्मक तत्वों को बाहर ले जाए। तो यह कामना के साथ कुछ पल आंखों को बंद करके 30 सेकंड से 1 मिनट का भी अगर इस प्रकार से अभ्यास कर लेते हैं तो मानसिक रूप से पूरी तरीके से आप तैयार हो जाते हैं। चलिए, मानसिक तैयारी के बाद फिर हम शारीरिक तैयारी की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक तैयारी में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सुबह अगर योग करना है तो रात के अपने समय के साथ अपने रात्रि विश्राम लेना नितांत आवश्यक है। 6 से 8 घंटा एक अवश्य व्यक्ति के लिए मिनिमम 6 घंटे, 4 से 6 घंटे भी हो सकते हैं ये। और एक जो वयस्क व्यक्ति होगा उसके लिए 6 घंटे और अवयस्क व्यक्ति के लिए 8 घंटे के लिए नींद की नितांत आवश्यकता होती है। रात में कोशिश यह करें कि हल्का भोजन लें। सुबह जब आप उठें तो अपने जो भी मल वगैरह त्याग करनी है, स्नान आदि करनी है, अपने दिनचर्या की शुरुआत के साथ आप नहाना धोना करने के साथ साथ एक हल्के स्वच्छ और हवादार कपड़ा जो आपको कंफर्टेबल, जो आपको हल्का महसूस कराए, जिससे आप कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, आपके मन में यह विचार न रहे कि आपको वह कपड़ा बार बार डिस्टर्ब करेगा, हट जाएगा या खुल जाएगा या किसी प्रकार का आपको तनाव लगे। तो इस प्रकार के कपड़े आपके हल्के होने चाहिए और स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, जिसमें आप सभी आसनों को, प्राणायाम को आदि सभी अष्टांग योग के साधना को साध सकें। इसके साथ सूर्योदय होने के पूर्व आपको उठना है। कोशिश हमेशा यह रहे कि सूरज भगवान को आप उठाएं, सूरज भगवान आपको न उठाएं। तब आपके अंदर धीरे धीरे आरोग्यता अपने आप स्वतः ही आने लगती है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन लेवल हमारे वातावरण की, हमारे वायुमंडल की होती है, वह 4 से 6 के बीच गर्मी के दिन में और ठंडी के दिन में 5 से 7 के बीच भारी मात्रा में ऑक्सीजन लेवल होती है। तो इनके बीच, इस समय के बीच जब हम उठते हैं और अपने साधना को करते हैं तो हमें ज़्यादा ही लाभ उसका मिलता है। इसके साथ साथ आप हमेशा कोशिश करें कि साफ वस्त्र धारण करें, क्योंकि जब आप साफ वस्त्र धारण करते हैं तो आपके शरीर की औरा शक्ति में विकास होता है, वह तेज़ी से बढ़ता है और आपके अंदर एक एनर्जेटिक पावर धीरे धीरे आने लगती है। जब आप स्वच्छ कपड़ा, कभी आप इमेजिन कीजिए कि आप पुराने कपड़े पहनकर कहीं शादी में जा रहे हो तो आपको मन में, मस्तिष्क में कैसा फीलिंग होगा, और एक आप नए कपड़े पहन कर जा रहे हो। उसी प्रकार से जब आप मंदिर में जा रहे हो, स्वच्छ कपड़े पहन कर जाते हैं तो आपको स्वच्छता और एक हल्कापन, एक सकारात्मक सोच का भाव आता है। उसी प्रकार से योग भी हमारे अध्यात्म का क्षेत्र है, जिसमें सिर्फ आसन प्राणायाम मात्र से ही नहीं, इसमें यम और नियम का भी पालन करना है। इसके बाद हमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर इसके बाद समाधि की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इन सभी का भी हमें निश्चित रूप से पालन करना है, क्योंकि योग एक हमारा अध्यात्म का क्षेत्र है और योगीगण अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन और प्राणायाम का सहारा लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप मंदिर जाते हैं तो स्वच्छ अपने आप को करते हैं, उसी प्रकार शारीरिक रूप से स्वच्छ और वस्त्र स्वच्छ आप क्या करेंगे, पहनेंगे। तत्पश्चात हम लोग इतना करने के बाद एक अपना आसन, खुद का आसन रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कभी किसी योग करने कहीं भी जाएं या किसी और को बैठाएं, ऐसा ना, कदापि ना करें। कोशिश करें कि आपका एक स्वच्छ, साफ और स्वयं का यानी खुद का आसन आपका हो, जिस पे आप बैठकर प्रतिदिन उस पे आप अभ्यास करें। किसी और के निगेटिविटी को या उसके आसन के द्वारा हमें अपने अंदर नकारात्मक तत्वों को नहीं लेनी है, तो अपने आसन का सदैव प्रयोग करें। इसके बाद आप जब भी योग करने बैठें, आपका प्रयत्न सदैव यह होना चाहिए कि आप पूर्वाभिमुख होकर बैठें, अर्थात पूर्व की ओर, यानी जिस ओर से हमारे सूर्य देव निकलते हैं, अपनी रोशनी से हमें बलीभूत करते हैं, उससे हमें ऊर्जावान्वित करते हैं और हमारे दिन की शुरुआत होती है।
उसी प्रकार से हमें भी अपने दिन की शुरुआत, अपने शरीर स्वास्थ्य आरोग्यता की शुरुआत पूर्वाभिमुख होकर आसन प्राणायाम करके करना है। तत्पश्चात हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़नी चाहिए, फिर आसनों की ओर बढ़ेंगे। यह तो रहा मानसिक और शारीरिक में। थोड़ा सा और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हमें सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़नी है। सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म का मतलब ही होता है जिसको हम देख न सकें, जो अति सूक्ष्म और छोटे हों, जिनका प्रभाव हमारे हार्मोन्स पर, हमारे श्वासों पर, हमारे छोटे छोटे जो इंटरनल पार्ट्स हैं या एक्सटर्नल मांसपेशियाँ, नस, इन पर प्रभाव डालती है, जिनको करने के लिए हमें अति बल का आवश्यकता नहीं होता। इसके साथ जब आप योग की शुरुआत करते हैं तो आपके जो भी आसन वगैरह करेंगे वही बड़े ही सुचारू रूप से आपके संचालित होने लगेंगे। तो इसको करने से पूर्व आपको सूक्ष्म व्यायाम का नितांत आवश्यक होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा जो होती है वह अच्छी होती है। कफ पित्त वात तीनों आपके संतुलित होते हैं। मन में एकाग्रता आती है। योग करने से पूर्व आप जो भी सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं, उस सूक्ष्म व्यायाम में कुछ अभ्यास अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उस अभ्यास को करने के पश्चात यदि आप योग के आसनों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो वह बड़ा ही सरलता भाव से आपके साध्य होने लगेंगे। तो सर्वप्रथम आपको दोनों पैरों को दंडासन की अवस्था में फैलानी है। दोनों पैरों को दंडासन की अवस्था में फैलानी है। और दोनों हथेलियों को आपके कमर के ठीक अगल बगल रख लेनी है। मेरी पूरी आकृति पैर की यदि आपको दिख रही हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाने का प्रयत्न करें। दोनों हथेलियां आपके कमर के ठीक अगल बगल रखेंगे। केहनी को सीधी करेंगे। पैर के पंजे को ऊपर खींचा हुआ रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी। चेहरे पर हल्का प्रसन्नता का भाव रखें। किसी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव न रहे। अब क्या करना है? आपको अपने अंगुली और अंगूठे को संकुचन और प्रसारण, आकुंचन और प्रसारण करना है। इसको सिर्फ पूरे उंगली, पंजों को नहीं। ध्यान रखें, पहले लोग पंजे से शुरुआत करते हैं। हमें क्या करना है? पहले हमारी उंगली आती है, अंगूठे आते हैं, तो इनको संचालित करना है। इनको अंदर की ओर दबाव बनाएं, ऊपर खींचें, फिर नीचे दबाव बनाएं, फिर ऊपर खींचें। इस प्रकार से आप सभी क्रियाओं की एक काउंटिंग बनाएंगे, एक गिनती बनाएंगे कि 10 बार हमको ऐसे करनी है या 15 बार करनी है, जिसकी जैसी आवश्यकता हो। हर इंसान की आवश्यकता उसके रोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसके पश्चात आपको यह 10 बार लगभग करने के बाद आपको पूरे पंजे को नीचे की ओर दबाव बनानी है। जितना आप यथासंभव दबाव बना सकें। प्रयास यह करना है कि नीचे ज़मीन पर सटना है, सटानी है आपको पैर के पंजों को, लेकिन ये सटना नहीं है, प्रयास करना है। आपको मन में एक भाव बनानी है। इसके साथ ही आपके घुटने इसमें उठने लगते हैं इस प्रकार से। तो घुटनों को आपको नहीं उठानी है। ये क्या करनी है? घुटने को नीचे दबाव बनाकर रखनी है और धीरे धीरे फिर पंजों को ऊपर की ओर उठनी है। ऊपर इतना उठाएं कि आपकी एड़ियाँ ज़मीन छोड़ दें। यानी अगर हम देखें एक्सरसाइज में लोग नॉर्मल इस प्रकार से हिलाते हैं। हमें इसमें थोड़ा सा टेक्निकल क्या करनी है। अगर आपकी सामान्य लंबाई इस एड़ी से लेकर कमर तक नापी जाए, इमेजिन कीजिए अगर आपकी सामान्य लंबाई यहाँ से यहाँ नापी जाए और 30 इंच है, तो जब हम इसको डाउन करें तो एड़ी से फिर लंबाई नापी जाए तो यह 28 या 29 हो जाए। यानी 1 से 1.5 इंच 2 इंच आपकी एड़ी अंदर जाए, तब यह इसमें विशेष खिंचाव आएगी। जब ऊपर करें, मैंने बोला कि 30 इंच है, तो और ऊपर जब आप करेंगे तो एड़ी सामान्य से आपकी बाहर निकलेगी। यानी यहाँ की लंबाई अगर सामान्य में 30 है तो ऐसे बाहर 31 या 32 हो जानी चाहिए। इतना आपको बाहर एड़ी को फेंकना है और पंजे को अंदर खींचनी है। तो इससे आपकी पिंडलियों में जो खिंचाव आ जाते हैं, पिंडली कभी कभी चढ़ जाती है, पैर में जो जर्किंग हो जाती है, या जिनको पैर से संबंधित समस्याएं रहती है, पैर में हमेशा दर्द बना रहता है, कुछ लोगों के घुटने में दर्द बने रहते हैं, इनके लिए बड़ा ही लाभकारी यह होगा। इस प्रकार से आप इनका संकुचित करें नीचे की ओर और ऊपर की ओर प्रसारण करें। नीचे की ओर दबाव बनाएं, डाउनवर्ड देन अपवर्ड। यह भी 10 बार कम से कम करें। अधिक से अधिक आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। मैं कदापि यह नहीं कहूँगा कि सिर्फ 5 बार करें या 10 बार करें या 20 बार करें। इस पर आपको अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी समस्या अनुसार यह ध्यान देनी है कि कितना करना है। अर्थात आप किसी
जो एक्सपर्ट हों योग के उनके समक्ष करें, उनसे कंसल्ट कर लें, उनसे आप अपनी समस्याओं का निदान उनसे बातचीत करके तभी करें। यदि कोई विशेष आवश्यकता ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं वैसे तो, इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से आप कंसल्ट ज़रूर करें। इसके पश्चात दोनों पैरों के बीच करीब 10 से 12 इंच की गैपिंग कर लें। गैपिंग करने के बाद आपको दोनों पंजों को बाहर की ओर खोलनी है, फिर दोनों पंजों को एक साथ अंदर की ओर ले जानी है। कोशिश करेंगे घुटने ना उठें। हाथ को पुनः ध्यान दें, केवनियाँ आपकी सीधी रहेंगी, केवनी को आपको नहीं उठानी है। कुछ लोग की आदत हो जाती है झुककर बैठने के लिए, तो इस प्रकार से हमने बताया केवनियाँ आपकी सीधी रहेंगी। बैठे हैं फिर ऐसे हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, तो टेढ़ा नहीं होना है आपको। स्पाइनल को स्ट्रेट रखनी है। स्पाइनल को हम बार बार स्ट्रेट रखने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके रीढ़ की हड्डियों से 88% शरीर की कोशिकाएं होकर इस प्रकार से क्रॉस करती हैं, जुड़ती हैं। तो जब जब आप टेढ़ा होकर बैठते हैं तो 88% बीमारियों को शरीर में ऐसे ही आप आमंत्रण दे देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको हमेशा सीधे बैठनी है। तो पुनः हम इस पर आते हैं। पैरों को अंदर की ओर दबाव दें, बाहर की ओर खोलें, अंदर की ओर दबाव दें, पुनः बाहर की ओर खोलें। यह पूरा पैर के और घुटने के दर्द के लिए स्पेशली करा रहे हैं। यह सूक्ष्म व्यायाम आपको योग करने से पूर्व तैयारी भी है, और घुटने के लिए, पैर के पंजों में दर्द के लिए, थाई मसल्स के लिए यह बड़ा ही लाभकारी है। जिनके पैर की आकृति गड़बड़ हो गई है, आजकल का अगर परिवेश में देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को पैर की आकृति जो है, अगर ऐसे देखा जाए तो सटना नहीं चाहिए, गैपिंग होनी चाहिए। उनकी पैर की आकृति में इस प्रकार से मुड़ गई है, घुटने मुड़कर ऐसे सट जा रहे हैं, पैर अगल बगल बिखर जा रही है। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा यह देखने को मिल रहा है आज के पहनावे और परिवेश की वजह से, और गलत दिनचर्या की वजह से, कि उनके घुटने आपस में सट जा रहे हैं। तो उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। इस प्रकार से आप दोनों पैरों को अंदर बाहर जब आप करेंगे तो घुटने आपके सही होने लगेंगे। तत्पश्चात दोनों पैरों को पुनः मिलाएं और पूरा घूर्णन, आप अपने पाद का घूर्णन अर्थात पैरों का सर्कल के रूप में गोलाकार बनाना है। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करना है। कोशिश करें जितना आप बड़ा बना सकते हैं। घुटने को टाइट रखें, घुटना ना उठे आपके। दोनों हथेलियां आप कमर के ठीक अगल बगल रखेंगे। तत्पश्चात इसी का विपरीत आसन करेंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि गिनती का मैंने बार बार आपको गिनती स्वयं से करनी है। अभी मुझे 1 घंटे में कई सारी चीज़ों को समेटना है, इसलिए मैं बताने के उद्देश्य से, आपको उससे लाभान्वित करने के उद्देश्य से, आपकी उसकी क्रियाओं को और उसके जितनी भी जानकारियां हैं उसको देने के उद्देश्य से यह करा रहा हूं। जब आप हमसे पर्सनल क्लास या ऐसे आप कुछ पूछेंगे अपनी समस्या के हिसाब से, तो उसमें मैं काउंटिंग और श्वासों को भी जोड़ूंगा। इसमें भी आप श्वासों के साथ कर सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। कैमरा थोड़ा इधर घुमाओ, हल्का सा। तत्पश्चात छोड़ दें, हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, और जो आपके नी के कैप हैं, घुटने के जो आपके कैप हैं, उनको आप ईगल ग्रिप की तरह पकड़ेंगे। ईगल ग्रिप क्या है? जैसे ईगल पक्षी अपने शिकार को इस प्रकार पकड़ के, भारी से भारी शिकार को पकड़ के आसमान में बहुत ही सरलता के भाव से उड़ते हैं, उसी प्रकार से हमको एकदम आराम से इस घुटने के कप को पकड़नी है। फिर इसके बाद लेफ़्ट राइट इनको रोटेट करनी है। 10 से 15 आवृत्ति इसकी भी कर सकते हैं आप। जिनको घुटने में बराबर दर्द बना रहता है, ये इस प्रकार से लेफ़्ट राइट रोटेट करें। जब घुटने के लुब्रिकेंट सूखने लगते हैं या अधिक घर्षण की वजह से ये सूखने लगते हैं और उसमें खिंचाव आने लगता है और रगड़ खाने लगती है हड्डियां आपस में, तब यह दर्द की आपको धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। तो इनको क्या करना है, लेफ़्ट राइट आपको 10 से 15 आवृत्ति रोटेट करनी है। फिर इसके बाद इसी को अप डाउन, आगे और पीछे स्लाइड करनी है। इसके पश्चात इनको पकड़ के रोटेट करनी है, पूरा का पूरा गोल आकार में घुमाना है, क्लॉकवाइज यानी सम दिशा में। इसके बाद विपरीत विषम दिशा में, अर्थात घड़ी जिस प्रकार से चलती है उसी प्रकार से आपको घुमानी है। फिर विपरीत घड़ी को चलानी है, यानी उसी का विपरीत चलाना है, उसी का उल्टा चलाना है।
इतना करने के पश्चात पुनः दंडासन की अवस्था में जैसे हम बैठे थे, हाथों को कमर के आसपास रख के और केवनियों को सीधा करके रखेंगे और घुटने को संकुचन और प्रसारण करेंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ के मसल्स हमारे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यानी घुटनों को अंदर संकुचित करके छोड़ देनी है, संकुचित करके छोड़ देनी है। यह घुटने के दर्द के लिए बड़ा ही लाभकारी है। अगर आप फिजियोथेरेपी वगैरह में जाएंगे कराने घुटने के पेन के लिए, तो सिर्फ यही एक दो क्रिया आपको घुटने के दर्द के लिए कराई जाती है। यदि आप डेली इसका 5 मिनट भी अभ्यास कर लेते हैं, 2 मिनट भी अभ्यास कर लेते हैं, तो घुटने का दर्द आपको भविष्य में कभी नहीं होने वाला है। या अगर आपको घुटने का दर्द है तो उसमें अति लाभ मिलेगा। इसके पश्चात धीरे धीरे हम वापस आएंगे। समय का भी थोड़ा अभाव है, समय का भी ध्यान रखना है और हमारे लगभग आधे घंटे होने चले हुए हैं, 26 मिनट हो गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा और जल्दी बताने का प्रयास करते हैं आपको। एक पैरों को मोड़कर ठीक आप अपने थाई के ऊपर रख लेंगे। कोशिश करेंगे पंजे आपके अंदर के तौर चले जाएं, एड़ी आपके ठीक नाभि के बगल में। इसके पश्चात आप दूसरे हथेली से पैर को बाहर की ओर से पकड़ेंगे और जो पैर आपका मुड़ा हुआ है वही हाथ आपके घुटने पर, पाम हिल जो है ये इससे नीचे की ओर ज़मीन की ओर दबाव बनाएगा। फिर ये ऊपर लाते हुए हाथों को नीचे फोल्ड बेंड करेंगे और इसके प्रयास करेंगे। अब कुछ लोग इसमें गलतियां क्या करते हैं, जब इनको बोला चेस्ट से सटाने के लिए तो वो ऐसे झुक के सटा लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, हमने बोला कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आप सीधे बैठेंगे और इस प्रकार से आप पूरा अपने पैर को ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। तो यह आपके जो थाई के मसल्स एक्स्ट्रा फैट जम गए होते हैं, जो हिप पर मसल्स आपके एक्स्ट्रा फैट जम गए होते हैं, उनको ये नरिश करता है, उनको ये कम करेगा, उनको ये लचीलापन करता है। और जिनको चलिए यह ऊपर नीचे करने के बाद आप इनकी भी आवृत्ति काउंटिंग 10 बार लगभग करिएगा। फिर इसके बाद इसको रोटेशन करनी है। रोटेशन बड़ा से बड़ा सर्कल, इसको भी क्लॉकवाइज, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी इसी का विपरीत जरूर करें। तत्पश्चात घुटने पर इसी प्रकार से ईगल ग्रिप की तरह पकड़े रहें। हाथों को नीचे से पंजे के लगाएं, सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, सांस को फेंकते हुए आगे। कोशिश करेंगे जिनके भी घुटने जकड़े हुए होंगे, थाई पे हिप पर मसल्स ज़्यादा होंगे, उनके ज़्यादा जाना संभव नहीं है। लेकिन हमारा जो गोल होगा, जो प्रयास होगा वह यह होगा कि गौमुख आसन जब हम लगाते हैं तो उस गौमुख आसन करने के पहले भी अभ्यास कराई जाती है ताकि उनके लग सके। तो उसमें क्या होता है, दोनों घुटने एक पैरेलल में आ जाएंगे। तो सांस भरते हुए पीछे, श्वास को फेंकते हुए आगे। अब श्वासों की प्रक्रिया के साथ यदि करते हैं तो आपका और भी अच्छा होता है। जब श्वास आप ऑक्सीजन को बाहर करेंगे और फेंकेंगे तो और भी आपकी पैर अंदर तक जाएगी। अब एक कोशिश इसमें और करनी है कि आज आपकी जो हिल है, एड़ी जो है, इनसे आपको अपने हिप पर हल्का अटैक करनी है। तो जब यह कोशिश करेंगे आप तो और अंदर आपके पैर जाएंगे और आपके जकड़न खुलने लगेंगे। यह कमर दर्द में भी लाभकर है। इसके पश्चात धीरे धीरे इस पैर को छोड़ के दूसरे पैर से वही क्रिया हम दोहराएंगे। पहले नीचे ज़मीन पर सटाने का प्रयास, फिर चेस्ट से। आपको झुकना नहीं है, पैर को ऊपर करनी है और पैर को नीचे करनी है। फिर इसके पश्चात रोटेशन क्लॉकवाइज, फिर इसी का एंटी क्लॉकवाइज। तत्पश्चात वही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे, सांसों को भरते हुए यानी लेते हुए। यह इस प्रकार से आप करें। तत्पश्चात बटरफ्लाई पोज में दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हिल को हिप से टच कराने का प्रयास करेंगे और तितली आसन का हल्का प्रयोग करेंगे ताकि ये आपके खुले, आपके कमर के जकड़न खुलें। इसके पश्चात जिनके और अच्छे हो रहे हैं तो वह इस प्रकार से ज़मीन पर दोनों घुटनों को सटा लें और कोशिश करें धीमे धीमे हल्का सा सीने को सामने करके सामने की ओर देखते हुए नीचे झुकने का, नीचे पूरा झुकने का प्रयास करें। जिनके अच्छे हो रहे हों वो ज़मीन तक भी जा सकते हैं, अन्यथा प्रयास करनी है। धीरे धीरे पैरों को खोल दें। कोशिश करें वज्रासन की अवस्था में आने का प्रयास करें। जो लोग बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं तो सामान्य अवस्था में पलथी मार के या एक पाद आसन या द्विपाद आसन, जिसमें कि एक पैर को चढ़ाकर और दोनों पैरों को चढ़ाकर भी बैठ सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप वज्रासन में बैठें तो यह घुटने के दर्द के लिए लाभकर होगा। आपके एंकल में जो पेन होता है, पैर में, एड़ियों में कुछ लोग के दर्द बना रहता है,
उसके लिए लाभकर होगा। तो ध्यान रहे, जब हम वज्रासन में बैठेंगे तो ऐसे किसी को नहीं बैठनी है, अर्थात इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपकी उंगलियों में दर्द और भी बढ़ जाएगा। तो एड़ी को आपको पूरा एड़ी के ऊपर बैठ जानी है, पैर के पंजों को खोल लेनी है। ये देख लें आप, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है और इस प्रकार से हथेलियों को घुटने पे रखनी है। यह प्रयास होगा आपका। आइए, वज्रासन में बैठिए। थोड़ा सा हम लोग हाथों की ओर बढ़ते हैं पैर के बाद, फिर कमर वगैरह का भी धीरे धीरे मैं ग्रीवा का और चशु का और इसके बाद मस्तिष्क का भी मैं व्यायाम एक्सरसाइज धीरे धीरे बताने का प्रयास करूँगा। तो दोनों हथेलियों को सीधा फैलाएं, बिल्कुल सीधा। 5 उंगलियां आपकी ऐसे मिली हुई रहें, ऐसे मिली हुई। ये बिल्कुल सीधा इतना रहेगा, ये कंधे के पैरेलल में, ना ही आप नीचे जाएंगे कंधे के, ना ही आप ऊपर जाएंगे। तो कंधे के पैरेलल में इसको सीधा फैलाएं। 4 उंगलियां मिली हुई, अंगूठे को आप क्या करेंगे, खोल देंगे बाहर की ओर। तो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ करनी है। इस अंगूठे को चालन करना है, संचालन करना है, चलाना है, गोल गोल घुमानी है। ऐसा अगर आप 25 से 30 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डेली प्रतिदिन करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा लाभकर होता है। माइग्रेन में जिनको सर का दर्द होता है, सर्वाइकल में, कंधे में जिनके फटन होती है, उसके लिए बड़ा लाभकर है। तो इसको क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 25 बार 30 बार ये ऐसा चला लीजिए, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत मजबूत कर देगा ये। इसके पश्चात आपके पैर, हाथ के जो पंजे हैं उनको ऊपर की ओर खींचनी है। अभी देखिए सामान्य लोग ऐसे करते हैं, खाली ऐसे घुमाएंगे ऊपर नीचे, बस ये फॉर्मेलिटी करते हैं। तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सामान्य से बाहर निकालना है। हमने जैसे पैर का बताया कि सामान्य लंबाई अगर यहाँ से यहाँ आपकी नापी जाए, मान लीजिए 30 इंच है, उसी तरह हाथ की नापी जाए, मान लीजिए 20 इंच यहाँ से यहाँ की लंबाई है। तो जब इसको हम अंदर की ओर खींचेंगे तो 1 इंच बढ़ जाए, यानी इतना ज़्यादा आपको बाहर निकालनी है। अंदर करना है तो ये भी आपकी इतनी अंदर जाए कि 1 इंच आपकी लेस हो जाए, यानी घट जाए। इस प्रकार से पूरा खिंचाव विपरीत दें, तनाव दें, हल्का स्ट्रेच दें। और एक चीज़ और विशेष ध्यान दें इसमें कि ज़्यादातर लोग केहनियाँ मोड़ देते हैं। हमने बोला कंधे के पैरेलल में और केहनियों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। हो सकता है कुछ पल ये दर्द महसूस हो, आपको खिंचाव भारीपन लगे, लेकिन यही आपके हाथों के जकड़न को खोलेगा, कंधे में जो दर्द हैं उनको कम करेगा। तो इसको अंदर के अंदर खींचें, फिर नीचे की ओर दबाव दें, फिर ऊपर, फिर नीचे। इनकी भी काउंटिंग आप काउंटिंग के साथ करेंगे, 10 आवृत्ति 15 आवृत्ति कम से कम। फिर इसके बाद यह करने के पश्चात अंगूठे को अंदर करिए, मुट्ठी को बंद। अंगूठा अंदर करने का यह तात्पर्य, सामान्य लोग इस प्रकार से भी करते हैं। अंगूठा अंदर करने का यह तात्पर्य है कि हमारे जो हाथ हैं और पैर हैं, इसमें जो 5 उंगलियां हैं उनको पंचतत्व का प्रतीक माना गया है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो यह अग्नि का अंगूठा आपका अग्नि का प्रतीक है। जैसे ही आप अग्नि को ऐसे अंदर करके बंद किए, वैसे ही आपके शरीर में ऊर्जा और गर्मी तेज़ी से आने लगती है। नस में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह तेज़ी से होने लगता है। तो इसको क्या करना है, मुट्ठी को बंद करके अच्छे से अंगूठे को अंदर करके पूरा रोटेशन करनी है। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाना है, बिल्कुल धीमा धीमा बनाएंगे और बिग सर्कल बनाने का, बड़ा सर्कल, बड़ा गोला बनाने का प्रयास करेंगे। यह भी काउंटिंग के साथ करेंगे आप, बिल्कुल धीमा धीमा। सांसों को सामान्य चला सकते हैं इसमें। फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी इसी का विपरीत करेंगे। यह हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अंगूठे को ऐसे ही बंद करके मुट्ठी को बंद रखें, बाहर की ओर ऐसे केहनियों को मोड़िए, बाहर की ओर मोड़िए, फिर सीधा कर लीजिए, फिर बाहर की ओर खोलिए, फिर सीधा कर लीजिए, फिर इसी प्रकार से अंदर की ओर। तत्पश्चात अपने हथेलियों को खोल लीजिए। बायां हाथ आगे, दाहिना हाथ इस प्रकार से जैसे अंजुली बनाते हैं हम लोग आचमन करने के लिए, ठीक उसी तरह आपको केहनी के नीचे रखनी है और 5 उंगली इस प्रकार से मिले हुए रहेंगे। अब कंधे पर जैसे दूसरों का आशीर्वाद देते हैं, ठोकते हैं ना, हल्का सा प्रहार करना है। इसी प्रकार से ये हल्का सा आपके कंधे पर प्रहार करेगा और ये दूसरा वाला हाथ जो आपका लगा हुआ होगा पाम नीचे, उसको हल्का सा पुश करेगा, ये कंधे के जकड़न को खोलने के लिए। और सर्वाइकल जिनको हो, बड़ा ही लाभकर है। आप इस प्रकार से अभ्यास सिर्फ हाथों का जो बता रहे हैं इनको करिए, आपको बहुत जल्द ही, शीघ्र ही लाभ मिलेगा। इसको भी काउंटिंग के साथ, फिर दूसरे हाथों को भी उसी तरह। ये देखिए आवाज़ आपको हल्की सुनाई दे रही होगी। तो ये, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब लोग नीचे लाते हैं तो ये पूरा ऐसे लाते हैं, ऐसे ऐसे लगते हैं, खूब
उसी में दोहराने घुमाने लगते हैं। तो आपको झुलाना नहीं है, ये कंधे के पैर इनमें ही ला के रखना है। वापस आ रहे हो तो देखिए यहीं पे खुल के रखा जा रहा है, ऐसा नहीं हम नीचे नहीं ले जा रहे हैं, तो आपको यहीं पे रखनी है, यह भी ध्यान दें। तत्पश्चात दोनों हथेलियों को एक साथ करें। ठीक, इतना करने के पश्चात आप अपने घुटने पर हाथों को रख सकते हैं। वज्रासन में बैठे रहें। जिनको खिंचाव तनाव लगे वह सामान्य में पुनः बैठ सकता है। और कंध चालन, धीरे धीरे पूरे कंधे को हम रोटेट करेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। फिर इसी का विपरीत उल्टा, सीने आपके बाहर की ओर उभरे हुए, झुककर नहीं बैठेंगे, रीढ़ की हड्डियाँ सीधी रखेंगे। तत्पश्चात 5 उंगलियों को मिलाकर कंधे के ठीक ऊपर रखेंगे। सामान्य एक्सरसाइज में लोग ऐसे करते हैं, उंगलियां बिखरी हुई होती है, जैसा कि हमने अभी बताया पूर्व में कि आपके 5 उंगलियां पंचतत्व का प्रतीक है। तो 5 तत्वों को, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश को जब मिलाकर हम यहाँ पे रखते हैं तो यह सामान्य मुद्रा बन जाती है। चाइना में इसी को मंकी कुक बोलते हैं। अगर किसी को सांसों के साथ भर के यहाँ पर मर्म स्थल पर, और भी कई शरीर की जगह मर्म स्थल है, अभी उसको मैं शेयर नहीं करूँगा, उसको उन विषयों पर भटक जाएंगे। तो ये पंचतत्व को मिलाकर यदि प्रहार कर दिया जाए तो सामने वाला बेहोश हो सकता है या अपने प्राण को भी त्याग सकता है। तो इसमें इतनी ताकत होती है। इस पंच तत्व को मिलाकर कंधे के जॉइंट पर, जहाँ से आपके कंधे जुड़े हुए हैं, जहाँ से मुड़ते हैं, बिल्कुल वहीं पे जमा के रख लेनी है। अब ये बिखेरने ना पाए, कुछ लोग यहाँ कर लेते हैं बार बार, कुछ लोग ऐसे बिखेर लेते हैं, इस प्रकार से करते तो उनका कोई लाभ होना नहीं है। लाभ होगा बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होगा, या उसका कुछ विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको विशेष लाभ लेना है तो यौगिक एक्सरसाइज, यौगिक व्यायाम की ओर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान करना होगा। तो पंच तत्व को एक करके, जैसे बोलते हैं ना यूनिटी, एकता, जहाँ अलग अलग उंगलियां बिखरी हुई हो तो कोई भी पकड़ के तोड़ सकता है। अब ऐसे हमने मिला लिया तो कोई तोड़ के दिखाए, ये टूट ही नहीं सकता। तो इन 5 को मिलाकर हमको यहाँ रखनी है। और इसके बाद धीरे धीरे पूरे शोल्डर को हमको रोटेट करनी है, स्कंध चालन बोलते हैं। कोशिश करें कि हर बार ये केवनियाँ आपकी ऊपर से मिले, नीचे मिलती हुई जाएं, फिर पीछे से पीछे ले जाएं, बड़ा सर्कल बनाएं। इसी का जब विपरीत करेंगे हम लोग तो भी हम नीचे से केवनियों को मिलाएंगे और ऊपर मिलाते हुए लाएंगे और पीछे तक ले जाएंगे। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डियों में, पीठ के मसल्स में खिंचाव आएंगे। इसमें आपके डायाफ्राम ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसमें श्वासों के साथ करिए। जब आप आगे आते हैं श्वास भरिए, पीछे जाते हुए छोड़िए, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पीछे जाते हुए भरिए, आगे आते हुए छोड़िए। तो इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज यानी सम दिशा में 10 से 15 बार, 20 बार, जिसकी जैसी आवश्यकता हो। फिर इसके बाद इसी का विपरीत हर बार केवनियाँ कोशिश करेंगे मिलाते हुए ले जाएंगे, ध्यान रहे। यह हाथों की थोड़ी क्रिया हमने सूक्ष्म में बताने का प्रयास किया। इतना करके आप अपने हाथों की जकड़न, कंधे के दर्द, सर्वाइकल के पेन में लाभ पा सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग गर्दन, ग्रीवा की ओर बढ़ते हैं। तो हथेलियों को इसी वज्रासन की अवस्था में आप रखे रहिए और हथेलियाँ आपकी केवनियाँ सीधी घुटने के ठीक ऊपर रखेंगे। या तो अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप इस प्रकार से पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में इस प्रकार से आप बैठिए, दोनों हथेलियों को यहाँ पे रख लीजिए। खड़े होकर भी इसका अभ्यास करा सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर जब हम कराते हैं तो अंगूठे को अंदर करके पीछे कलाई को इस प्रकार से लॉक करके नीचे खिंचाव रख के तब हल्का सा कराते हैं, तो उसमें ज़्यादा लाभकर होता है। और बैठकर भी इस प्रकार से अगर हम कर रहे हैं, केवनियाँ हमारी सीधी है, दोनों घुटने पे रखी हुई और स्पाइनल स्ट्रेट है, तो उसका हमें पूर्ण लाभ वो इतना ही मिलेगा। गहरा लंबा सांस भरें, श्वास को खाली करते हुए यानी बाहर की ओर छोड़ते हुए बाईं ओर यानी लेफ़्ट साइड अपने रोटेट करेंगे, पीछे से पीछे देखने का प्रयास करेंगे। पुनः सांस को भरते हुए वापस सीधा करेंगे गर्दन को, श्वास को खाली करते हुए यानी छोड़ते हुए दाहिनी ओर ले जाएंगे। इनहेल, नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। एक्सहेल, टर्न योर नेक लेफ्ट साइड। इनहेल, कम बैक। एक्सहेल, राइट साइड। ऐसे 3-3 बार या 5-5 आवृत्ति इसकी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा ना करें। और कभी भी ध्यान रखें कि गर्दन की कोई भी एक्सरसाइज एक जो योग का जो जानकार हो, जो
एक्सपर्ट हो उसके समक्ष ही करें। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो पहले कंसल्ट करके तभी करें। और दूसरी चीज़, हमारे बहुत ही पतले पतले नस और ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ से गर्दन से होके जुड़े हुए रहते हैं, गए हुए रहते हैं, तो कभी भी कदापि झटके से न करें। कोशिश करें बैठ कर ही करें। और झटके से करने में हो सकता है कभी कोई नस दब जाती है, जिसमें लोगों को चक्कर आने का ज़्यादा भय रहता है, वह गिर जाता है, उसको खुद आभास नहीं होता है कि कब उससे चक्कर आ जाएगा। तो हमेशा बैठकर करने का ज़्यादा प्रयास करें और किसी योग एक्सपर्ट के समक्ष ही करें। सांसों को भरें, खाली करते हुए बाईं ओर, भरते हुए सीधा, फिर खाली करते हुए दाहिनी ओर, फिर भरते हुए सीधा। यह एक आवृत्ति हुई। एक गलती लोग इसमें विशेष तरीके से और करते हैं, जैसा कि हमारा अनुभव 2010 से इस क्षेत्र में रहा हुआ है। तो लोग जब पीछे घुमाते हैं तो नीचे ज़मीन पे देखने लगते हैं, कुछ लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं। आपको क्या करना है, आपके ऊंचाई कितनी है कंधे की, आंखों की, चसू की, बस उतना ही ऊंचा पर आपको पीछे की ओर देखना है। कोशिश करना है पीछे से पीछे देखिए, तो गर्दन आपकी ज़्यादा रोटेट करेगी और यहाँ पे आपके दोनों साइड में खिंचाव आएंगे। भरते हुए वापस, खाली करते हुए दाहिने और बाएं, पुनः भरते हुए वापस, खाली करते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं, आसमान की ओर देखें। खाली करते हुए वापस, पुनः सांस को भरेंगे, खाली करते हुए नीचे की ओर, पुनः भरते हुए वापस, भरते हुए पुनः ऊपर की ओर। एक चीज़ और इसमें विशेष ध्यान दें, जिनको भी सर्वाइकल की दिक्कत हो वह नीचे की ओर गर्दन को नहीं ले जाएंगे, सिर्फ ऊपर ले जाएंगे, सामान्य करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, सामान्य करेंगे। उनको ऐसा 3 से 7 दिन के अभ्यास में ही उनको सर्वाइकल में कम से कम 70% तक तो लाभ तो मिल ही जाना है। तो ऊपर वो ले जाएंगे, नीचे कदापि नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ें, पीछे जब आपको ले जानी है तो सांस को भरते हुए ले जाना है, सामान्य करते हुए, छोड़ते हुए आगे, फिर पूरी सांस खाली करते हुए इस चिन को यानी कंठ को, चिन को, ठुड्डी को, दाढ़ी को जिसको बोलते हैं, ये कंठकूप में ले जाने का प्रयास करना। जिनको सर्वाइकल नहीं होगा वह नीचे ले जाएंगे, जिनको सर्वाइकल होगा, पुनः मैं बोल रहा हूँ ध्यान दें, वह नीचे गर्दन को नहीं ले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ले जाएगा। तो इस प्रकार से सांसों के साथ आगे पीछे करें। फिर इसके बाद इसकी अगली क्रिया की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सांसों को भरेंगे, खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएंगे, भरते हुए वापस, खाली करते हुए दाहिनी ओर, पुनः भरते हुए वापस, खाली करते हुए बाईं ओर। अब इसमें गलती कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें हम ज़्यादातर कहते हैं कि आप अपने कंधे से कान को सटाने का, यानी शोल्डर से आपको ईयर को टच कराने का प्रयास करना है। तो कुछ लोग करते हैं कि ऐसे कंधे को ही आप ऊपर उठा के सटा देते हैं। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। आपके कंधे सामान्य अवस्था में रहेंगे, आपको प्रयास करना है, नहीं सटे कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास करने का मतलब आपको कोशिश करनी है, तो उसमें स्ट्रेच जो अपोजिट साइड स्ट्रेच आएगी वह थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच आएगी, तो गर्दन आपके लचीलेपन बनते हैं और ऑक्सीजन लेवल का जो स्थिति होती है वह तेज़ी से बढ़ने लगती है आपकी। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए वापस, फिर छोड़ते हुए दूसरी ओर। यह 3 क्रिया हो गई। चौथी क्रिया की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो इसमें सामान्य को श्वास को श्वासों की स्थिति जो होगी उसको सामान्य कर लेंगे। तो ये हाफ सर्कल बनानी है, लाइक ए वॉच पेंडुलम, जैसे एक घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी ऊपर जाती है, फिर वहीं से टर्न लेकर इधर आ जाती है, फिर ऐसे रोटेट करती है। तो हाफ उसी प्रकार से पेंगुइन पक्षी भी अपने गर्दन को ले जाती है। तो ऊपर आसमान की ओर, नीचे से देखते हुए फिर दूसरी ओर ले जानी है। इस प्रकार से भी 3 से 5 आवृत्ति करें आप। इसी तरीके से आप इसी का विपरीत यानी पीछे की ओर करें। कंधे तक लाएं, कंधे से वापस पीछे से ही दूसरे कंधे तक लाएं, पुनः इसमें सामान्य होंगे। पीछे जो आपको करनी है, पीछे वाली क्रिया को सांस भर के रोक करके तब करनी है। इसके पश्चात 2 से 3 आवृत्ति या 5 आवृत्ति हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ण घेरा, फुल रोटेशन की ओर करेंगे। ध्यान रहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको गर्दन की किसी भी एक्सरसाइज में जल्दबाजी नहीं, जितना आप धीमा करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल धीमे धीमे इसको चलाएं। इसी का विपरीत एक विशेष बात इसमें और ध्यान दें, कुछ लोगों को आंखें खोल करके इसमें चक्कर आती हैं, तो वह आंख बंद कर ले। जिनको आंखें बंद करके चक्कर आती हैं वो आंख खोल के भी कर सकता है।
तो आप अपने समस्या, अपने आवश्यकता, अपने शरीर के जैसे भी भाव हों उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके पश्चात या घेरा करने के बाद आपको मुख को हल्का सा खोल कर गालों को ढीला करके 5 से 7 बार ऐसे करनी है। ऐसे करने से क्या होता है, गर्दन की जब भी हम एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो हमारे सर की जो न्यूरॉन होती है, जो हमें मैसेज देने का, हमें सूचना देने का, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस होने की सूचना देती है, हार्मोन जो वर्क करता है वह कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो दिन भर सर में भारीपन बना रहता है। तो मुख को खोल करके गालों को ढीला करके 5 से 7 आवृत्ति इस प्रकार से आपको कर लेनी है। यह आपके क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम रहा आपका, जो कि योग करने से पूर्व आपको इतनी तैयारियां करनी है। चूँकि इतना करने में हमें लगभग आधी घंटा निकल गए, और चूँकि हमको बोलना भी था, जब आप एक चीज़ और भी विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार का योग अभ्यास, प्राणायाम, आसन, कुछ भी ऐसा अभ्यास करें तो बोलने की कभी भी कष्ट ना करें, कोशिश करें बिना बोले करें, उसमें आपकी और भी क्रियाएँ अच्छी होंगी। आपके 4 दोस्त 6 दोस्त हैं, उनके ग्रुप में अगर आप कर रहे हैं तो लोग क्रिया कम बात ज़्यादा करते हैं, तो कोशिश करें आप बातों को 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, जब तक आप क्रिया कुछ भी कर रहे हैं, आसन प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम कुछ भी कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आप मौन का धारण कीजिए, मौन साधना का एक धारण कीजिए, मौन रखिए और तब करेंगे आप। इसके बाद अभी हम बोल रहे हैं और इसलिए समय थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, निकल रहा है। आपको सिर्फ करना रहेगा तो इतना ही क्रिया आप 10 से 15 मिनट के समय में पूर्ण कर लेंगे। इसके पश्चात हम लोग अपने अगली क्रियाओं की ओर बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की ओर हम लोग हल्का सा बढ़ेंगे। कमर का स्ट्रेचिंग, पेट का स्ट्रेचिंग और चेस्ट का, जिसमें आज के लिए सबसे लाभकारी है लोगों को पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट में दर्द होना, खाना ना पचना, गैस बनना, कफ, पित्त, वात, ये 3 चीज़ें होती हैं जो शरीर में असंतुलित होने की वजह से हमारे शरीर में रोग आती हैं। किसी का कफ बढ़ा हुआ है, बार बार हमेशा सर्दी जुकाम, एलर्जी, वायरल, इस प्रकार के फ्लू उसको परेशान करते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है। किसी को पित्त की मात्रा रहती है ज़्यादा, वो बार बार एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, या उसका सर भारी भारी बना रहेगा। किसी को वात की समस्या होती है, उसका पेट कभी साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्याएं रहती हैं। तो यह तीनों जब धातुएं असंतुलित होती हैं तो शरीर में नाना प्रकार के रोगों का हमारे अंदर संचार होने लगता है, तो इनको संतुलित करते हैं हम लोग। और उसके पूर्व जब हम ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये तीनों कम, पित्त, वात, तीनों को संतुलित करेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम करेगा, आपके शरीर को, एब्डोमिनल को नरिश करने का काम करेगा। इसके साथ ही आपके पाचन क्रिया को सही करेगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करता है, आपके चेस्ट के जो डायाफ्राम हैं, जो लंग्स हैं, उनकी जो एक्सपेंड और सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया होती है, वो 3 से 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच तक भी लोग अपने सीने को फुलाते पिचकाते हैं। तो इसमें इस प्रकार से जब हम जो स्ट्रेचिंग अभी बताने जा रहे हैं उस प्रकार से आप करेंगे तो वह आपके फूलने पचकने की स्थिति जो होगी वो और अच्छी हो जाएगी सीने की। तो उसमें आपकी ऑक्सीजन लेवल, जो आज के समय में कोविड में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, वह आग के साथ कभी घटित नहीं होगी। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी योग करें कोशिश करें कि आप खुले स्थान में करें, ईश्वर के समीप, अपने नेचर के समीप होकर करें, और विशेषकर कोशिश करें कि आपको पीपल का वृक्ष मिल जाए तो उसके नीचे बैठने का प्रयास करें, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो 24 घंटे लगातार होती है। वह न मिले तो वट वृक्ष का तलाश करें। वट वृक्ष की जो ऑक्सीजन लेवल होती है वह 20 घंटे देती है, और वह भी न मिले तो नीम की जो पेड़ होती है वो आपको 16 घंटे तक ऑक्सीजन देती है। वह भी न मिले तो किसी भी पेड़ के नीचे आप बैठें तो 12 घंटा तो आपको मिलना ही मिलना है दिन भर आपको ऑक्सीजन। तो किसी नेचर के समीप होकर, पेड़ पौधों के समीप होकर यदि आप करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल और अच्छी बनती है, और डायाफ्राम आपके अच्छे से एक्सपेंड होंगे, अच्छे से आपके खुलेंगे पिचकेंगे, तो उसमें आपकी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, घुटन नहीं होगी। तो आइए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपके पेट और चेस्ट के लिए होगी। तो इसमें थोड़ा सा कटी तिरकासन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें आप दाहिने हथेली को बाएं घुटने पर रखें और बाएं हथेली को आप पीछे पेट के कमर पर ठीक रखें और पीछे की ओर देखें, यथासंभव पीछे की ओर देखें। न रुक पाने की स्थिति में धीमे धीमे वापस आएंगे।
हाथों को पुनः दूसरी ओर चेंज करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, श्वासों को आप भर लीजिए। श्वास खाली करते हुए आप हाथों को रखेंगे और दूसरी ओर घूमेंगे और देखेंगे पीछे की ओर। कोशिश करें पीछे से पीछे देखने का। श्वास को खाली करके पीछे की ओर हम रुकेंगे। जब तक हमारी श्वास खाली रहेगी, जब तक हम खाली सांस की अवस्था में रोक पाएंगे अपने आप को, कुंभक लगा पाएंगे। बाह्य कुंभक जिसको बोलते हैं, शरीर के श्वासों को बाहर निकाल के रोकना। तो बाह्य कुंभक हमें लगानी है। सांसों को बाहर करके पीछे की ओर हमको घूम के रोकना है अपने आप को। जब लगे कि हम श्वास अब नहीं रोक पाएंगे, हमें घुटन महसूस होने लगा, तब श्वास को धीरे धीरे शनै शनै लेते हुए हमको क्या करना है, वापस आ जानी है। तो इस प्रकार से पुनः हमें 3 से 5 आवृत्ति करने का प्रयास करना है। इसमें आप महसूस कर सकते हैं कि आपके रीढ़ की हड्डियों में एक खिंचाव महसूस होगा, आपके पीठ के मसल्स में खिंचाव महसूस होगा। आप अगर बाईं ओर गए हैं तो आपके बाएं चेस्ट जो है, लंग्स जो हैं, उसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। पुनः दूसरी ओर हम करेंगे तो उसी प्रकार से हमको दूसरी जो लंग्स है उसमें खिंचाव महसूस होगा। यह धीरे धीरे आपके लंग्स को मजबूत कर देता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल को तेज़ी से बढ़ाता है। समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। समय भी हमारी अपनी चरम सीमा पर है, तो इसी में हम थोड़ा सा अब अपनी क्रियाओं को जो हमारा विषय था योग करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक तैयारी में हम पहुंच चुके हैं। अभी और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, समयाभाव होने के कारण उन चीज़ों को मैं आगे कभी अगर आवश्यकता लगा या हमें अवसर अगर प्राप्त हुआ तो मैं दोबारा भी आगे की चीज़ों को बताने का आपको प्रयास करूंगा, आपके सम्मुख आने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं अपने अगली कड़ी की ओर जो तीसरा हमारा विषय था वह यह था कि कोविड-19 के प्रति भय से मुक्ति। मैं उस पर 5 मिनट बोलने का प्रयास करूंगा, 5 से 10 मिनट आपका लूँगा, जिसमें मैं उसमें आप इस समय जो भयानक परिवेश चल रहा है, महामारी चल रही है, इनसे आप अपने आप को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पूर्ण रूप से छुटकारा पाना तो संभव नहीं, किंतु अपने आप को हम क्योर कर सकते हैं। तो क्योर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए उस पर 2 मिनट हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मानसिक मजबूती रखनी है, भय कम से कम करनी है। भय को कम कैसे करेंगे आप, बड़ा ही विडंबना वाली सवाल है कि भय कैसे कम करें। इतना आसान नहीं है अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात अपने चित्त की वृत्तियों का, जो हमारे चित्त में, जो हमारे मन बुद्धि अहंकार में वृत्तियां हैं, जो नकारात्मक तत्व हैं, उनका निरोध कर देना, उनका शमन कर देना, उनको आप उनसे वंचित हो जाना, स्वयं को कर देना। या इतना आसान नहीं है, इसके लिए साधना करने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हम एक सूक्ष्म प्रयास करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को मानसिक मजबूती कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से साधना, योग, आसन, प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ आरोग्य रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को हमेशा बूस्टअप कर सकते हैं, अपने दिन भर के जो कार्य करने की एनर्जी लेवल होती है उनको भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो दिन भर में खाने में आपने कैलोरी लिए हैं, उस कैलोरी को बर्न करके अपने शरीर को स्वस्थ और आरोग्य रख सकते हैं। आज के परिवेश में सबसे बड़ा एक समस्या यह भी सामने आया है कि दिन भर हम जो भी चीज़ अटर पटर या कुछ भी घर का भी खाना खा तो रहे हैं, कैलोरी तो खूब ले रहे हैं, शरीर में खूब फायदे की चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन उस कैलोरी को शरीर से हम बर्न नहीं करते हैं, पसीना नहीं निकालना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जब वो कैलोरी बर्न नहीं होगा तो शरीर में फैट के रूप में और नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में जमा होगा। तो आपको कैलोरी जितना आप खाने के रूप में ले रहे हैं, शरीर को जितनी आवश्यकता होगी ऊर्जा के लिए, वो उतना प्रयोग करेगी। शेष आपके शरीर में यदि वो रुकेगा तो आपकी बीमारियों को जन्म देगा। तो कोशिश करना है कुछ न कुछ हमको अपने लिए प्रतिदिन 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा निकाल कर सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, जो भी आपको आवश्यकता लगे, जो भी आपको अपनी समस्या के हिसाब से ज़रूरत लगे, उसे नितांत रूप से अपने दिनचर्या में शामिल कर लें।
इससे आपके अंदर तेज की अनुभूति होगी, एनर्जी आएगी, सकारात्मक प्रभाव आएगा, आपके मन मस्तिष्क सारे एकाग्र होने लगेंगे, आप अपने आप में ही ऊर्जावान्वित महसूस करने लगेंगे, आरोग्य महसूस करने लगेंगे और भय से धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। जब आपके अंदर ऊर्जा का संचारित होगा और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो आप स्वयं ही अपने आप को भय से मुक्त पाते हुआ महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आज के परिवेश में सोशल मीडिया का हम इतना भयावह जितना भयानक से भयानक हम कह सकते हैं वह अति सूक्ष्म होगा। इतना ज़्यादा विकराल रूप सोशल मीडिया ले लिया हुआ है कि अफवाहों को तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। तो उन अफवाहों पर ध्यान न दें। जो भी आपको कोविड से रिलेटेड आपको सूचनाएं मिलती हैं उनको सूक्ष्म रूप से आप हल्का फुल्का देख लिए, ठीक है, आप अपने आप को क्योर करें। उन अफवाहों को फैलाने का कोशिश न करें। यदि आपको आती है तो वह वहीं पे डिलीट कर दें या वो उसको वैसा ही छोड़ दें। इस अफवाहों की ओर न बढ़ें। एक और भी समस्या हमारे सामने आ रही है इस समय, सर्दी जुकाम बुखार खांसी। यह वायरल आपको जैसा कि स्मृति में होना चाहिए कि जब से हमने जन्म लिया है शुरू से लेकर आज तक ये 2 मंथ एक ऐसे होते हैं, एक अप्रैल एक मई, जो कि हमें ऐसे वायरल का जो कि सर्दी जुकाम बुखार जब भी मौसम बदलता है हमको इसका सामना करना पड़ता है। यह 2 मंथ में ज़्यादा होते हैं, अप्रैल और मई में। तो लोगों को देखेंगे कि आपके आसपास जो क्लिनिक होते थे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। किसी को बुखार हो जाए, किसी को सर्दी हो जाए, किसी को खांसी हो जाए, किसी को एलर्जी कफ हो जाए, तो उसमें लोग क्या करते थे कि पहले जब सर्दी होती तो सर्दी में पहले भी हमारे स्वाद टेस्ट गायब हो जाते थे, हमें स्मेल नहीं आती थी कुछ, तो हम कहते थे खाने का स्वाद नहीं लग रहा है। तो मम्मी उस समय हम लोग को क्या देती थी, नींबू पे काली मिर्च और नमक वगैरह छिड़क कर देती थी कि उससे हमारा टेस्ट वापस आ जाए। तो ऐसा हम अभ्यास करते हैं और खाते थे, नींबू वगैरह चाटते थे काली मिर्च वगैरह नमक वगैरह डालकर, तो हमारे टेस्ट वापस आ जाते थे। तो वह सर्दी जुकाम में पहले भी होता था। अब चूँकि कोविड के भी लक्षण इसी प्रकार से हैं तो आपके अंदर एक भय यह भी बैठ गया हुआ है कि जैसे ही आपको सर्दी हो जाता है, आपका टेस्ट गायब हो जाता है, आपको फ्लू हो जाता है, आपको वायरल हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत भय से अपने आप को अभिभूत कर लेते हैं। आपके मन में तुरंत एक शब्द आता है कि हमको कोविड हो गया, हमको कोरोना हो गया। इसके साथ साथ ही या इसमें आप स्वयं भागीदारी नहीं, आपके घर परिवार रिश्तेदार सभी भागीदारी बन जाते हैं। घर में किसी को पता चला कि इसको टेस्ट नहीं आ रहा है तो वो भी कहेगा अरे यार तुमको कोरोना हो गया है, तुमको जाओ जांच कराओ। तो वह जैसे ही उसके अंदर भय आया, भय आने मात्र ही आपकी मस्तिष्क जो काम करती है न्यूरॉन, वो आपके शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों को हार्मोन्स को वैसे ही संचालित करने लगता है जैसा भय आपका मस्तिष्क सोचता है। यह हम नहीं, यह रिसर्च या मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर और इंद्रियां कर्म इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि यह वैसे ही कार्य करने लगता है। तो जैसे ही हमने सोचा कि हमारे अंदर कोविड हो गया तो वैसे ही कोविड होने के भय से ही हमारे अंदर की इम्यूनिटी लेवल जो होती है वह 100% से धीरे धीरे तुरंत ही 50% पर या उससे भी नीचे चली जाती है आपके शरीर विशेष के आधार पर। तो इम्यूनिटी जहाँ लो हुई, फिर आपको इन्फेक्शन होने का, आप कोविड से इन्फेक्टेड होने के भय आपके अंदर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो आप इस प्रकार के अपवादों पर कभी भी ध्यान न दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोशिश करें जब भी आपको इस प्रकार से सर्दी जुकाम बुखार या इस प्रकार से वायरल फ्लू हो रहे हैं तो उसमें कुछ आसनों और प्राणायाम का अपने शरीर में, अपने दिनचर्या में, परिवेश में, अपने रोज़ के जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम शामिल करेंगे और इनसे ही हम मुक्ति पा सकते हैं। आप रिश्तेदारों को भी बताते हैं कि हमको सर्दी हो गया तो वो भी कहता है कोविड हो गया है आपको, तो तुरंत आप भय से हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच लिख देता है। इस समय इतनी भारी जनसंख्या भारत की है जिसमें इतना संभव नहीं है कि आप तुरंत आप सारे इलाज और सभी सुख सुविधाओं का तुरंत आनंद ले सकें। चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, सारे लोग भयभीत हैं, तो बाहर निकलते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ हो सकता है कि आप निगेटिव रहे हो लेकिन पॉजिटिव आपके मन में होने का भय है और वहाँ पे कोई 1-2 पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके भी इन्फेक्शन में आकर, उसके संपर्क में आकर उससे आप इन्फेक्टेड होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इधर आपके अंदर भय चल रहा है, इम्यूनिटी आपकी घटी हुई है, तुरंत इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो घर पे रहें और कोशिश करें कि हल्की काढ़ा वगैरह का प्रयोग करें और इसके साथ साथ आप कुछ ताज़े फल, ताज़ी मौसमी सब्जियों का प्रयोग करें।
इसके साथ साथ आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, देखिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। हेल्दी फूड हमेशा लें और पका केला का प्रयोग करें। आप नाशपाती खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर संतरा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चुकंदर और टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना चालू कर दीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा प्राणायाम, कपालभाति और नाड़ी शोधन क्रिया, यह 2 प्राणायाम जरूर करें जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएगा, आपके फेफड़ों को मजबूत रखेगा और आपको तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर के अंदर बढ़ाएगा। तो कपालभाति से बहुत से लोग परिचित होंगे, जो परिचित नहीं होंगे उनको मैं सूक्ष्म सा एक डेमो दे देता हूँ। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मंजलि मुद्रा में, जिस भी मुद्रा में आपको सुख मिले, आसनम सुखदायकम अस्ति, जिसमें आपको जिस भी आसन में आपको सुख की अनुभूति हो उसमें आप बैठें और गहरा लंबा सांस लें। अब आपको सांसों को खींचना नहीं है, सांसों को सिर्फ छोटा छोटा स्ट्रोक में आपको फेंकना है। जैसे लोहार लोग की पहले भाती होती थी, या फिर आपने अगर पंप देखा होगा हवा भरने वाला, तो उसमें क्या होता था, जब ऊपर जाती थी वो तो सांस खींचने की, उसमें वायु खींचने की कभी आवाज़ नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही नीचे किया जाता था तो हम की आवाज़ निकलती थी। तो उसमें क्या करना है, आपको श्वासों को एक झटके में पूरे श्वास को शरीर के समस्त सांसों को पेट को अंदर संकुचित करते हुए बाहर फेंकना है। देखिए किस प्रकार से करनी है। अब देखिए हमने श्वास फेंका, इन श्वासों की निकलने की आवाज़ और लय का आपको पता लग रहा है, लेकिन श्वास हमारे शरीर में आ रही है इसका आपको जरा सा भी अनुभव नहीं होगा। यह श्वास आ कहाँ से रही है, बड़ा ही चमत्कारी है प्राणायाम कि यह सांस लेने का जो कार्य होता है हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मल द्वार, मूत्र द्वार, रोमकूप, नाक, कान आके स्वतः ही कर लेती हैं। तो हमें श्वासों को सिर्फ क्या करना है, स्टोक में फेंकना है, श्वास को खींचने का कोई भी प्रयास नहीं करनी है। तो पुनः इसका प्रयास एक बार अभ्यास हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास आप लोग 220 से लेकर 480 बार तक, 1000 बार तक, जितना आपको आवश्यकता लगे, जितना आप कर सकें इसका अभ्यास करें। आपके फेफड़े इतनी ज़बरदस्त मजबूत हो जाएंगे कि आपको इन्फेक्शन होने का कभी भी भय होगा ही नहीं। इसके साथ साथ दूसरे प्राणायाम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो नाड़ी शोधन क्रिया जरूर करें आप, जो ब्लड सर्कुलेशन को आपको बढ़ाएगा और शरीर में और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। तो बायां हाथ ज्ञान मुद्रा, दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा में प्राण को आयाम देने वाली मुद्रा, अर्थात आपको मध्यमा और कनिष्का को मोड़ लेनी है। अनामिका और कानी उंगली आपकी खड़ी रहेंगी, अंगूठे आपके खुले रहेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा। अब इस पर हम बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करने के समय में है क्योंकि समय विलम्ब है। तो दाहिना वाला जो नाड़ी है आपका सूर्य नाड़ी है, उस पर आप अग्नि यानी अंगूठे को रखेंगे और बाएं वाले पर बाएं यानी अनामिका को रखेंगे चंद्र नाड़ी पर, और इसी प्रकार से आपकी हाथ चलेगी हमेशा, यह ध्यान रहे। तो इसमें करनी क्या है, हमेशा चंद्र नाड़ी से हम लोग प्राणायाम का शुरुआत करते हैं। दाहिने नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को खींचें, फिर श्वास को रोके रहें, फिर बाएं को बंद करें, दाहिने से छोड़ दें, फिर श्वास को रोकें खाली सांस की अवस्था में, फिर उसी से खींचें। अर्थात जैसे अनुलोम विलोम में आप करते हैं, बाएं से खींचते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से खींचते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं, उसी प्रकार करना है। एक थोड़ा सा इसमें बदलाव यह है कि आपको भरी हुई सांस की अवस्था में भी रोकनी है और खाली सांस की अवस्था में भी रोकनी है। तो यह नाड़ी शोधन क्रिया में आपका परिवर्तन हो जाएगा, जिसको रेचक, पूरक, कुंभक भी कहते हैं। सांसों को भरा, रोका, दूसरे से खाली कर दिया, फिर रोका, फिर भरा, फिर खाली कर दिया। तो दोनों से आपको बराबर बराबर खींचना है, रोकना है। और इसको तो हमने बताने में थोड़ी जल्दबाजी की हुई है, तो आपको एक काउंटिंग, मन में काउंटिंग करनी है 10 तक कम से कम। तो 10 की काउंटिंग तक खींचिए, खींचते रहिए। फिर 10 की काउंटिंग तक दोनों सांसों को, दोनों नासिका को बंद करके रोके रहिए, सांस नहीं छोड़नी है। फिर जिससे आपने खींचा उसका विपरीत वाले नासिका से 10 तक की गिनती तक आपको खाली करनी है। फिर 10 तक की गिनती तक खाली सांस की अवस्था में रोकनी है। फिर दूसरे नासिका से 10 तक की गिनती तक खींचना है। अर्थात एक आवृत्ति यदि 10 सेकेंड का भी अगर आप करते हैं तो एक आवृत्ति करने में आपका
4 क्रियाएं हो रही हैं या 40 सेकंड में, यानी आपने एक श्वास लिया, यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। इसके साथ साथ आपकी आयु की वृद्धि होने लगेगी, कफ पित्तवात को संतुलित कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देगा, आपके मन मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार चलते हैं उनका भी यह शमन करने का कार्य करता है। तो नाड़ी शोधन क्रिया का जरूर अभ्यास करें आप लोग। एक चीज़ और, सर्दी जुकाम से जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनके लिए एक सूक्ष्म सी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। बादाम रोगन मार्केट से कोई अच्छी कंपनी का, जैसे हमदर्द वगैरह का, आप क्रय कर लें, खरीद लें, और रात में 2-2 बूंद दोनों नासिका में डालकर आप सोएं। आपको सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। नॉस्ट्रिल, नासिका आपकी ये पूरी खुल जाएगी, जितना कफ बना हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, शमन हो जाएगा 5 से 7 दिन में ही। तो बादाम रोगन अच्छी कंपनी का आप खरीद के घर में ज़रूर रख लें, या फिर अड़ू का तेल आप किसी भी आयुर्वेद की दुकान से खरीद लें, वह भी आप 2-2 बूंद नाक में डाल सकते हैं। अड़ू का तेल थोड़ा सा लगता है नाक में, इसलिए बादाम रोगन थोड़ा सा सामान्य पड़ता है, लगता नहीं है, और सौम्य भाव होता है उसमें, इसमें थोड़ा सा क्षारीय भाव होता है। तो बादाम रोगन या आप अड़ू का तेल प्रयोग कर सकते हैं सर्दी जुकाम की अवस्था में। बुखार होने पर, यदि आपको अधिक बुखार या कम भी बुखार लग रहा है, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर करें। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या करेंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा, दाहिना हाथ उसी तरह प्राणायाम बनाएंगे। बाएं नासिका से श्वास को खींचेंगे, लेफ्ट नोजल से, चंद्र नाड़ी से। बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ देंगे, पुनः दाहिने को बंद करेंगे, बाएं से खींचेंगे, पुनः दाहिने से छोड़ देंगे। विकास, तो चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट से खींचना है, राइट से छोड़ देनी है, लेफ्ट से खींचना है, राइट से छोड़ देनी है, राइट से नहीं खींचनी है। इस प्रकार जब भी आपको बुखार लगे, सिर्फ चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास 5 से 10 मिनट कर लीजिए। आपको बुखार आप नाप के करिए, और करने के बाद तुरंत फिर नापिए, आपको तुरंत 50 से 60% बुखार तो ऐसे ही घट जाएगा। तो बुखार को कम करने के लिए सबसे जो हमको प्राकृतिक रूप से यह प्राणायाम मिला हुआ है, वह सूर्यभेदी का आप अभ्यास करें। मन मस्तिष्क में एकाग्रता भी इससे आती है। इसके साथ साथ आपके अंदर अगर एसिड बढ़ा हुआ है, या फिर आपके अंदर तेज या गुस्से का ज़्यादा अगर समन है, गुस्से का ज़्यादा आपके शरीर के अंदर अनुभव है, बार बार आप एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो इस प्रकार से चंद्रभेदी करके आप अपने गुस्से को कम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें और भी चीज़ें हैं। आसनों में आप सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन, तिर्यक त्रिकोण आसन, हस्तपाद आसन, ऊर्ध्व हस्त संचालन आसन और पादोत्तान आसन, इसके साथ साथ आप कंद्रासन, भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इनका अभ्यास मैं अगली कड़ी में कराने का प्रयास करूंगा, या आप स्वयं से अगर किसी को आवश्यकता लगे तो हमसे कंसल्ट करके वह जानकारी ले सकता है। प्राणायाम में जैसा कि हमने बताया, कपालभाति और नाड़ी शोधन आपको नितांत आवश्यक है करना। समय भी अपनी चरम सीमा पर 8:09 हो चुके हैं। आप लोग भी यदि बोर हो रहे होंगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और मैं इन्हीं सभी क्रियाओं के साथ आज के अपने सेशन को समापन की ओर बढ़ाते हुए एक सूक्ष्म सा प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले शांति पाठ का, तत्पश्चात ओम की ध्वनि और 3 बार शांति का उच्चारण। तो आइए सभी लोग ज्ञान मुद्रा में बैठकर थोड़ा सा शांति पाठ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले ओम। ओम व्यो शांतिरंतरिक्षे ज्ञों शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयमा शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति, शांतिरेव शांति। ओम शांति 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 ही। हाथ जोड़ें, ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आज का दिन हम सभी के लिए मंगलमय हो। हम सब एक नेक कार्य
करने का अवश्य प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमसे जुड़ने के लिए सादर अभिनंदन वंदन, सभी को सादर आभार और प्रणाम। मैं RAY के इंदौर का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लाइव सेशन में भागीदारी देने का कष्ट और सहयोग दिया। इसके लिए आपको बारंबार सादर अभिनंदन, प्रणाम और हृदय से साधुवाद देते हैं। इसी के साथ सभी साधकों को बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, आँखों के ठीक ऊपर रखेंगे, अपने आप को ऊर्जावान्वित करेंगे और हरियाली की ओर देखते हुए कोमलता के साथ धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। कोशिश करें जब भी आप आँखों को खोलें बिल्कुल धीमे धीमे खोलेंगे और हरियाली की ओर देखते हुए खोलेंगे। तत्पश्चात अपनी सभी क्रियाओं का समापन करते हुए अपनी धरती माता को योग मुद्रा की अवस्था में जाकर, अर्थात पद्मासन जिनके लग जाए अच्छा है, दोनों हथेलियों को पीछे कलाई को ला करके अपनी ज़मीन पे हमें क्या करना है, अपनी धरती माता को नमन करना है, अर्थात अपने फॉरहेड को ज़मीन पर 5 सेकेंड कम से कम लगाना है। यानी हमने जो भी क्रियाएं की उन क्रियाओं में हमें जितनी शरीर को, मन को, हमारे आत्मा को ज़रूरत है वो उतना हमारे शरीर में रहे, शेष धरती माता को समर्पित करते हुए धरती माता को नमन करते हैं। इसी के साथ अपनी क्रियाओं को समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।